सो इस रिवीजन में अपने को सबसे पहली चीज़ें याद रखनी, जो अपन ने कॉन्सेप्चुअल नोट्स बनाए हैं, जो अपन ने शीट बनाई है, अपनी जो कॉपी बनाई है, उसी से अपने को रिवीजन करना है। क्विकली रिवाइज करेंगे, कंसेप्ट्स पे तुरंत ब्रशअप करेंगे, उतना डिटेल में नहीं जाएंगे जो अपन ने बैच में कवर किया है, पहला। दूसरा, मुझे लगेगा तो कोई क्वेश्चन मैं एक बार दिखा दूंगा कि कैसे करना है, बाकी अपन फटाफट से रिविजन्स खत्म करते जाएंगे। सबसे पहले हमने इस सीरीज में कवर किया था अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 19। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 19 के लिए हमने क्या देखा था दोस्तों? तो हमने देखा था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 19 के लिए लीजेस। सर लीजेस में मैंने आपको स्टार्ट कराया था, तो सबसे पहले इसमें कंसेप्ट नंबर 1 ये था कि अगर हम किसी एसेट को परचेज कर रहे हैं तो किस इंटेंशन से परचेज कर रहे हैं। अगर हमने उसको सिंगल पेमेंट किया तो कैन आई से दिस इज नथिंग बट अ परचेज ऑफ एसेट। बट इन केस अगर हमने उसे सीरीज ऑफ पेमेंट्स में पेमेंट को ट्रांसफर किया है, सो कैन आई से इट इज नथिंग बट लीज पेमेंट। सर लीज पेमेंट और सिंगल पेमेंट में क्या डिफरेंस है? अगर परचेज किया एसेट तो आपको जिस टाइम पे आपने पहला पेमेंट, क्योंकि ये पहला और आखिरी पेमेंट ही होगा, पहला और आखिरी पेमेंट होगा, तो दोस्तों एसेट का कंट्रोल रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर ऑटोमेटिकली हो जाएगा। किस पे? सामने वाले पर्सन पे जो परचेज कर रहा है। कहना से ये क्या हो जाएगा? परचेज। अगर एसेट परचेज हो रहा है तो कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगेगा? सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10 लगता है। हम आ जाते हैं लीज पर। लीज में मैंने आपको सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन क्या बताया था? सीरीज ऑफ पेमेंट्स। सर सीरीज ऑफ पेमेंट्स में यहां पर हम क्या एक बार में पूरा कंसिडरेशन पे कर रहे हैं? नो। क्या एसेट हमारे पास आ जाएगी एट द एंड ऑफ द लीज पीरियड? ये भी जरूरी नहीं है सर, बट हम सीरीज ऑफ पेमेंट्स जो कर रहे हैं उससे रिस्क एंड रिवॉर्ड तो हमारे पास डे 1 पे ही आ जाता है। बट एक चीज नहीं आती, क्या सर? कंट्रोल। कंट्रोल कब आएगा हमारे पास? एट द एंड ऑफ द लीज टर्म। कंट्रोल एट द एंड ऑफ द लीज टर्म अगर आ गया तो ये फाइनेंशियल लीज हो जाएगी, और अगर कंट्रोल नहीं आया तो ये ऑपरेटिंग लीज। समझ में आया बाइफर्केशन? तो मैंने आपको क्या लिखाया था सर? एक्वायर रिस्क एंड रिवॉर्ड्स, विथ कंट्रोल फाइनेंशियल लीज, विदाउट कंट्रोल ऑपरेटिंग लीज। इज दैट क्लियर? सर इसके बाद हम गए कंसेप्ट नंबर 2 पर। सर कंसेप्ट नंबर 2 में मैंने आपको बताया था लीज क्या है? लीज एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पार्टीज, बिटवीन 2 पार्टीज, जिसमें से एक को क्या मिलता है? एसेट, दूसरे को क्या मिलता है? कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ सीरीज ऑफ पेमेंट्स। यस नो? तो ये डेफिनेशन थी, लीज इज द एग्रीमेंट बिटवीन 2 पार्टीज, वन गेट्स राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट, अनदर पार्टी गेट्स कंसिडरेशन और सीरीज ऑफ पेमेंट्स। कितने टाइम पीरियड के लिए? जितने टाइम के लिए लीज के लिए लिया था उसने। यस नो? डन। उसके बाद सर हम गए थे टाइप्स ऑफ लीज पर। टाइप्स ऑफ लीज को हमने डिटेल में पढ़ा था। डिटेल में क्या पढ़ा था कि सर राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट आपको मिला, मैंने आपको एसेट दिया, मैंने आपको ओनरशिप नहीं दी, मैंने आपको क्या दिया? एसेट दिया फॉर यूज। सो कैन आई से रिस्क एंड रिवॉर्ड तो ट्रांसफर हो गया जैसे ही आपने पहली इंस्टॉलमेंट दी। पक्का? सर 30 साल के लिए दिया, अभी डिटरमाइन नहीं है कि ये फाइनेंशियल लीज है या ऑपरेटिंग लीज है। क्यों? क्योंकि डे 1 पे उन्होंने नहीं बताया क्या कि सर ओनरशिप ट्रांसफर होगी कि नहीं एट द एंड ऑफ द लीज टर्म। तो अब हमें बाइफरकेट करना पड़ेगा कि ये जो राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट ट्रांसफर हुआ है विदाउट कंट्रोल होगा तो क्या हो जाएगा? वो ऑपरेटिंग लीज। ये तो मैंने आपको कंसेप्ट 1 में ही बता दिया था। और ऑपरेटिंग लीज कब होगा? जब ये फाइनेंशियल लीज नहीं होगा। तो बोले लीज विच इज नॉट फाइनेंशियल लीज इज ऑपरेटिंग लीज। एएस ने डिफाइन क्या किया है? विथ कंट्रोल। कि बोले ऐसा लीज जिसमें एसेट का कंट्रोल भी एट द एंड ऑफ द लीज टर्म ट्रांसफर हो जाता है, वो क्या हो जाता है बेटा? फाइनेंशियल लीज। और फाइनेंशियल लीज के लिए 5 इंडिकेटर्स दिए हुए हैं, 5 इंडिकेटर्स दिए हुए हैं जिनको देख के आप क्या समझ जाओगे कि ये फाइनेंशियल लीज वाली लीज है। यस और नो? सर ये पांचों एक साथ फॉलो होने चाहिए या कोई भी एक? सर कोई भी एक, बिकॉज ये पांचों कंडीशन क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर है। यस और नो? सर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर है मतलब सर पहली वाली क्या बोलती है? देखो सर लेसी, लेसी कौन है? लेसी और लेसर कौन है? सर ये 2 पार्टीज होती हैं, एक होता है लेसर, दूसरा होता है लेसी। लेसर कौन होता है? लेसी कौन होता है? सर लेसर जिसने एसेट दिया, और लेसी जिसको राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट मिला। डन? तो अब यहां पे पहली कंडीशन क्या बोली जा रही है? लेसी बिकम्स द ओनर ऑफ द एसेट ऑटोमेटिकली एट द एंड ऑफ द लीज टर्म। ऑटोमेटिकली मतलब ऐसा आपने एग्रीमेंट ही किया था कि भाई साहब 25 साल के लिए मैं आपको एसेट दे रहा हूं, 25 साल तक आप मुझे सीरीज ऑफ कंसिडरेशन देना, 25 साल बाद आप ओनर बन जाओगे, ऑटोमेटिकली आप ओनर बन गए। डन?
जब ऑटोमेटिकली आप ओनर बन गए तो कैन आई से नाउ दिस इज नॉट an operating lease, it is financial lease. पक्का? तो पहले वाला इंडिकेटर क्या है? लेसी becomes the owner of the asset automatically at the end of the lease term. सर लेसी ओनर तब भी बन सकता है at the end of the lease term by making nominal payment. मतलब सुनो, डे वन पे डिसाइड था क्या यहाँ पे? नहीं, लास्ट ईयर 25th ईयर पे आके मैंने आपको बोला कि यार एक काम करो ना, आप 2 लाख रुपए और दे दो और इस एसेट के ओनर बन जाओ, बिकॉज अब ये 3 साल तक ही काम आएगी मेरे, तो इससे बेटर है आप ही यूज कर लो उसको, तो आप मुझे कुछ नॉमिनल चार्ज दे दो, ये 2 लाख रुपए और दे दो, आप ऑलरेडी मेरे को इतना अमाउंट दे चुके, 25 लाख दे चुके हो, 2 लाख और दे दो और एसेट अपने पास रख लो. सो कैन आई से नाउ लेसी बिकम्स द ओनर ऑफ द एसेट एट द एंड ऑफ द लीज टर्म बाय पेमेंट ऑफ सर्टेन नॉमिनल चार्ज, जिसको अपन बोलते हैं बार्गेन प्राइस. यस नो? ये सेकंड वाला इंडिकेटर क्लियर है सभी को? ओके. सर यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट. सर यूजफुल लाइफ क्या है? एसेट कितनी यूज करी, और इकोनॉमिक लाइफ मतलब इसके बाद एसेट खत्म, उसको यूज नहीं कर सकते. तो अगर आपने मेजर लाइफ ऑफ द एसेट लीज में ही निकल गई तो उसको हम मान लेंगे कि भाई अब एसेट तो कुछ और काम का बचा नहीं है. मेजर लाइफ को ऑलमोस्ट को क्या डिफाइन कर, कहां पे डिफाइन करके रखा है? AS 19 में डिफाइन किया है क्या? नहीं. उन्होंने बोला है ऑलमोस्ट का मतलब होता है मेजर लाइफ ऑफ एसेट दैट इज 75%. तो मतलब 75% ऑफ द इकोनॉमिक लाइफ अगर आपने यूजफुल लाइफ भी कर ली इन द लीज टर्म, तो ये मान के चलना कि ये भी कौन सा हो जाएगा? फाइनेंशियल लीज. याद रहेगा. उसके बाद हम गए थे सर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू फेयर वैल्यू. आज आप एसेट बेचने जाओ, उसकी जो मार्केट वैल्यू है और उतना ही प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट हर साल जो आपको दिया जा रहा है ऑलमोस्ट उसके बराबर है, या 90% भी हो गया या उससे ज्यादा हो गया, तो ये फाइनेंशियल लीज हो जाएगी. और याद है ये तो अपन टेस्टिंग के लिए सबसे ज्यादा यूज करते हैं. कंडीशन इंडिकेटर नंबर 4 अपन सबसे ज्यादा यूज करते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट. ऑलमोस्ट का मतलब यहां पे कितना है? मींस मोर देन और इक्वल टू 90%. याद रहेगा. और या फिर क्वेश्चन में डायरेक्टली दे दिया कि भैया एसेट कौन है? स्पेशलाइज्ड नेचर का है. स्पेशलाइज्ड नेचर का मतलब इस एसेट का कोई यूज है ही नहीं फॉर एनी अदर पार्टी अदर देन द लेसी. लेसी के अलावा कोई और यूज कर ही नहीं सकता. ये एसेट एक स्पेशलाइज्ड नेचर की एसेट है. मैंने आपको याद है एग्जांपल दिया था वो ऑयल रिगिंग डिसमेंटलिंग वाले के पहले, कि आप समुद्र में जाके वो तेल निकालने के लिए वो मशीन यूज करते हो. वो मशीन किसके लिए यूज होगी? जो पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज कर रहा है. यस और नो? उसका और कोई यूज हो सकता है क्या? नहीं. तो याद रखेंगे पांचों इंडिकेटर एक बार वापस से रिवाइज करेंगे. सबसे पहला क्या था? लेसी बिकम्स ऑटोमेटिकली ओनर एट द एंड ऑफ द लीज टर्म. ये एग्रीमेंट के हिसाब से हो गया. दूसरा, लेसी बिकम्स द ओनर ऑफ द एसेट बाय मेकिंग सम नॉमिनल पेमेंट. तीसरा, यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द लीज पेमेंट इज इक्वल टू फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट. और इसके लिए यूएस गैप ने क्या बोल के रखा है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या बोलते हैं? 90%. सर एसेट इज ऑफ स्पेशलाइज्ड नेचर. पांचों हो गए. सर इनमें से कोई एक भी कंप्लाई हो गई तो कौन सी लीज हो जाएगी? अदरवाइज कौन सी हो जाएगी? ऑपरेटिंग लीज. स्कोप क्या बोलता है? AS 19 अप्लाइज टू ऑल लीजेस अदर देन नेचुरल रिसोर्सेस, इंटेंजिबल्स, लैंड एंड थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर. ठीक है, ये आपका स्कोप हो गया. सर अंडर फाइनेंशियल लायबिलिटी 3 चीजें होती हैं. एक होती है रेजिडुअल वैल्यू. रेजिडुअल वैल्यू मतलब एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू एट द एंड ऑफ द लीज टर्म. अब मान लो आज आपने मशीनरी देखी, आप जो लीज पे लेने जा रहे हो, आप आए मेरे पास, बोले आपको ये मशीनरी चाहिए. मशीनरी मैंने बोला यार ये 10 लाख की खरीद लो. बोले नहीं लीज पे चाहिए 25 साल के लिए. तो मैंने आपको बोला कि ठीक है 25 साल के लिए लीज पे चाहिए, 10 लाख मत दो, एक काम करो हर महीने हर साल 50,000 रुपए देते जाओ. ठीक है. अब मुझे एक बात बताओ, 10 साल तक आपने यूज कर लिया, 25 साल तक सॉरी एसेट यूज कर लिया, 10 लाख की मशीनरी थी, हर साल आप कितना दे रहे हो? 50,000. मुझे बताओ आज जो आप 50,000 दे रहे हो वो तो 1 रुपए के बराबर है, लेकिन जो सेकंड ईयर दोगे क्या वो 1 रुपए के बराबर होगा? कैन आई से देयर विल बी इंपैक्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी. और जब 25 साल पूरे खत्म हो गए और फिर आप उस एसेट को बेचने जाओगे, क्या वो 10 लाख में बिकेगी? नहीं सर, वो तो बहुत स्क्रैप वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू बहुत ही कम प्राइस में बिकेगी. तो उसको अपन क्या बोलते हैं? रेसिडुअल वैल्यू. इट इज नथिंग बट एस्टिमेटेड व्हाट? सर ये एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू है एट द एंड ऑफ द लीज टर्म. ठीक है. इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू और एक होती है गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू. भाई आपने मेरे से एसेट लिया था, अब आप मुझे 25 साल बाद एसेट वापस करोगे,
आप जब 25 साल बाद असेट वापस करोगे, आप कोई एक पर्टिकुलर अमाउंट कमिट कर रहे हो टू पे टू द लेसर। अपनी ट्रांजेक्शन में आप लेसी हो, मैं कौन हूं? लेसर। तो आपने मुझे क्या बोला? अमाउंट कमिट किया। फॉर एग्जांपल से आपने बोला 1 लाख रुपए मैं आपको दूंगा, तो 1 लाख रुपए अमाउंट कमिटेड बाय लेसी टू पे द लेसर एट द एंड ऑफ द लीज टर्म। अब लेसी क्या कर रहा है? लेसी ने क्या किया? 1 लाख रुपए दे दिया। लेसर ने सोचा अगर मैं आज इस असेट को बेचने जाता हूं तो ये कितने में बिकेगा, और मान लो वो इनके यहाँ पे गया, है ना, दीदी के यहाँ पे गए, दीदी की शॉप पे गए, दीदी से पूछा बोले ये एसेट कितने में ले लोगे आप? बोले काम करो आप 1,30,000 दे देना। अच्छा, टोटल रेजिडुअल वैल्यू कितनी हो गई? 1,30,000। क्यों? क्योंकि मार्केट इतना देने को तैयार है, लेकिन मुझे लेसी कितना दे रहा है? 1 लाख। कहना इसे 30,000 इज नॉट गारंटीड, तो इसको हम क्या बोलेंगे? अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू ये ऑलवेज आपको निकालनी पड़ेगी। अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू इज द डिफरेंस बिटवीन रेजिडुअल वैल्यू एंड गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। पक्का? यहां तक सब याद आ रहा है? पक्का? हेलो ऑनलाइन एवरीवन? ओके ओके, दैट्स ग्रेट सर। अब आ जाते हैं अकाउंटिंग पे। अकाउंटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है सर? दोनों पॉइंट ऑफ व्यू। एक तो अपने को अकाउंटिंग करनी किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और दूसरा किसके पॉइंट से? लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सर लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं अकाउंटिंग करूंगा तो मुझे बताओ लेसी कौन है? असेट यूज करने वाला। उसको पेमेंट करना पड़ेगा। क्या क्या पेमेंट करना पड़ेगा सर? एक तो उसको लीज रेंट देना पड़ेगा हर साल, प्लस उसको जीआरबी देनी पड़ेगी एट द एंड ऑफ द लीज टर्म। पक्का? तो सर लीज रेंटल प्लस जीआरबी देनी है किसको? लेसी को। तो लेसी इसी की काउंटिंग करेगा, और तो कुछ वो करेगा नहीं। ओके सर, इसको इन दोनों के टोटल को अपन क्या बोलेंगे? मिनिमम लीज पेमेंट्स। जो वो पर एनम पे कर रहा है उसको हम अपन क्या बोल रहे हैं? लीज रेंट। लेकिन जो साथ साथ पूरा टोटल पेमेंट करने वाला है वो थ्रू आउट द लीज टर्म, उसको क्या बोलेंगे? मिनिमम लीज पेमेंट, जिसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं एमएलपी। और हम चेक करते हैं कि अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट्स डिवाइडेड बाय फेयर वैल्यू ऑफ द असेट इनटू 100, अगर ये परसेंटेज 90% या उससे ज्यादा आती है तो हम हमेशा लीज को क्या क्लासिफाई करते हैं? फाइनेंशियल लीज। अदरवाइज ये क्या हो जाती है बेटा? ऑपरेटिंग लीज। याद रहेगा बेटा। यूजीआरबी मुझे बताओ ना, यूजीआरबी क्यों लेंगे अपन लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से? क्या लेसी का कोई लेना देना है यूजीआरबी से? सिर्फ किसका लेना देना है? लेसर का। लेसर क्या करता है? मार्केट में जाके पता करता है कि ये जो एसेट 25 साल से लीज पे थी, अब मैं इसको बेचने जाऊंगा तो कितने मिलेंगे, तो वो मार्केट से पता करता है। उसने देखा 1,20,000 मिलने, लेकिन मुझे पहले से जीआरबी कितनी कमिट करके रखी इसने? 1 लाख रुपए। तो कहना इसे मैं यूजीआरबी कितना? 20,000 का अकाउंट फॉर कर पाऊंगा। लेसी के लिए कोई लेना देना है ही नहीं। लेसी को तो सिर्फ उतना अकाउंटिंग करनी है जितना वो पे कर रहा है। क्या लेसी पेमेंट करता है यूजीआरबी का? नो। तो आंसर इज दिस। आई होप यू अंडरस्टूड बेटा। ओके, नाउ सर ये तो बात हो गई किसकी? फाइनेंशियल लीज कब होगी? अगर ये, और किसका? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट। मिनिमम लीज पेमेंट में क्या क्या आ जाएगा? लीज रेंट और जीआरबी। सर लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो आप समझ लें थोड़ा। सर लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बताओ लेसर को क्या क्या मिलना चाहिए? सर एक तो मिलना चाहिए लीज रेंट्स, दूसरा क्या मिलना चाहिए? सर जीआरबी मिलेगा, तीसरा मार्केट में अगर बेचने जाता है वो तो उसको यूजीआरबी भी मिल सकता है। यस नो? तो ये 3 चीजों की अकाउंटिंग। अच्छा, इसके लिए क्या है? लीज रेंटल रिसीव हो रहे हैं इसको। यस नो? तो इन तीनों को लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको क्या क्या मिलने चाहिए? 3 बातें। इन 3 बातों को क्या अपन अकाउंट फॉर कैसे करेंगे? इन तीनों का टोटल करेंगे, तो इसको अपन बोलते हैं बेटा क्या? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है सर? लीज रेंट प्लस जीआरबी प्लस यूजीआरबी। ओके सर, इसमें से लेस कर दो नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट मतलब इंपैक्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। लेस कर दोगे तो आपका आ जाएगा इंटरेस्ट इनकम, अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। ये कुछ और नहीं, फाइनेंस इनकम क्या होती है? इंटरेस्ट इनकम ही होती है। और ये इंटरेस्ट इनकम क्यों अर्न कर रहा है? ये ड्यू टू इंपैक्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, और आई कुड से इन्फ्लेशन। याद रहेगा? ओके सर, ये सब तो आप समझ में आ गया, लेकिन यहाँ पे जो आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी का इंपैक्ट ला रहे हो वो किस रेट पे लाओगे? तो प्रेजेंट वैल्यू, टू कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू विच इंटरेस्ट रेट इज टू बी कंसिडर्ड। तो सबसे पहले वो क्या बोलते हैं कि भैया ऐसी इंटरेस्ट रेट जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, मतलब फेयर वैल्यू के बराबर हो जाए। किसका? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी प्लस यूजीआरबी। सच इंटरेस्ट रेट इज नोन एज
इम्प्लिसिट रेट ऑफ इंटरेस्ट या IRR जिसको बोलते हैं. इफ IRR इज नॉट देयर देन कंसिडर इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट ऑफ लेसी. ये दोनों में से कोई एक गिवन होगा. ट्रीटमेंट अकाउंटिंग कैसे करेंगे? लेसी की बुक्स में क्या आएगा? असेट आएगा. तो असेट अकाउंट डेबिट टू लेसर और लीज लायबिलिटी. और यहां पे अमाउंट कौन सा, मेजरमेंट अमाउंट कौन सा होगा? फेयर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट्स विच एवर इज लोअर. ये हमने सीखा था क्वेश्चंस में. ओके सर, सब्सिक्वेंटली मतलब ये तो इनिशियल रिकॉग्निशन हुआ किसकी बुक्स में? लेसी की. सब्सिक्वेंटली इंटरेस्ट जो वो पे कर रहा है बाय वैल्यू ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, बाय अप्लाइंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी. सो फाइनेंस चार्ज टू लेसर और लीज लायबिलिटी. हमारी लीज लायबिलिटी बढ़ती चली जाती. और लास्ट में जिस दिन पेमेंट होगा लीज लायबिलिटी डेबिट टू बैंक. यस और नो? ये एंट्रीज क्लियर हैं लेसी वाली बेटा? हमने इसको बहुत डिटेल में 4-5 घंटे में खत्म किया था अलॉन्ग विद ऑल द क्वेश्चंस. अब मैं सिर्फ एक ब्रशअप करा रहा हूं आपको. आई होप यू आर कंसीडरिंग दिस एज अ रिवीजन ओनली. और ये मेरे हिसाब से इसी नोट से अपन कर रहे हैं ना, तो अपने को और आसानी से क्लिक हो रहा है क्योंकि अपन ने ही नोट्स बनाई है. ठीक है सर. अब मैं बात करूं किसके बारे में? लेसर के बारे में. तो लेसर के बारे में अगर मैं बात कर रहा हूं तो यहां पे लेसर के लिए क्या आ रहा है? लीज रिसीव हो रही है और असेट जा रहा है. तो लीज रिसीवेबल या लेसी अकाउंट डेबिट टू असेट. लीज रिसीवेबल और लेसी अकाउंट डेबिट टू फाइनेंस चार्ज रिसीवेबल. क्योंकि इसको तो इंटरेस्ट इनकम है, यहां पे इंटरेस्ट चार्ज है. यहां पे लेसी के लिए तो इंटरेस्ट एक्सपेंस है और लेसर के लिए क्या हो गया? इनकम. तो फाइनेंस चार्ज. बैंक अकाउंट डेबिट और जब पेमेंट हो जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू लेसी और बस इसका रिवर्स एंट्री हो जाती है लेसर की बुक्स में. अब याद रखना ये मैंने आपको लिखाया था कि आपको क्वेश्चन में हमेशा लीज रेंट IRR ये मिसिंग होगा, तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हो. GRB और UGRB अगर नहीं दिए तो हमेशा क्या मानना है? जीरो. और फेयर वैल्यू ऑलवेज विल बी गिवन इन द क्वेश्चन. याद रहेगा. तो अपन ने एक क्वेश्चन किया था इलस्ट्रेशन नंबर 1 और मैंने इसमें आपके बुक के हिसाब से नहीं कराया था. मैंने कहा था कि चलो अपन इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं कि मान लो पूरा AS19 की अकाउंटिंग आ जाए. तो अपन वैसे ही अभी इसको रिवाइज कर लेते हैं. सर क्या दिया है आपको? लीज टर्म 4 साल. लीज टर्म आपको 4 साल गिवन है. सर फेयर वैल्यू A1 पे कितनी है एसेट की? 20 लाख. सर लीज रेंट हर साल कितना देना है? 6,25,000 पर एनम एट द एंड ऑफ ईयर. GRV कितनी है? 1,25. एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू 3,75. कहना इसे आप UGRV निकाल सकते हो यहाँ पे. यस नो? IRR और सबसे बेस्ट पार्ट इन्होंने डिस्काउंटिंग फैक्टर्स भी दे दिए. कैलकुलेट वैल्यू ऑफ लीज लायबिलिटी एज पर AS19. डिस्क्लोज द इंपैक्ट ऑफ दिस ऑन बैलेंस शीट एंड P&L एट द एंड ऑफ दिस. अपन तो सॉल्व कर रहे हैं सारी रिक्वायरमेंट्स ऑफ AS19. फुलफिलिंग दी ऑल रिक्वायरमेंट्स ऑफ AS19. सबसे पहले अपने को क्या निकालना है? वैल्यू ऑफ लीज लायबिलिटी. तो वैल्यू ऑफ लीज लायबिलिटी के लिए अपन को क्या चाहिए? मिनिमम लीज पेमेंट्स. मिनिमम लीज पेमेंट्स क्या है? 4 साल तक तो आप ये पे कर रहे हो. लास्ट ईयर आप GRV भी पे कर रहे हो. तो कहना इसे 4 ईयर 2 टाइम्स लिया मैंने. 6,25, 6,25, 6,25 और यहाँ पे 125. सर ये डिस्काउंटिंग फैक्टर अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है तो आप अपना दिमाग मत लगा देना वहां पे. अदरवाइज आपका आंसर और इंस्टीट्यूट का आंसर मैच नहीं करेगा. क्वेश्चन में अगर डिस्काउंटिंग फैक्टर गिवन है तो ऑलवेज यूज दैट. ओके, वेदर इट इज FM, कॉस्ट और अकाउंट्स. प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली. ये आ गई क्या आपकी? लीज लायबिलिटी. एंट्री पूछी नहीं थी लेकिन अपन ने क्या किया? असेट अकाउंट डेबिट टू लीज लायबिलिटी. और किस पे रिकॉर्ड करेंगे? लोअर ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट और फेयर वैल्यू. फेयर वैल्यू कितनी थी और अपनी प्रेजेंट वैल्यू कितनी आई थी? विच एवर इज लोअर. तो अपन ये वाली यूज करेंगे. यस नो ऑल माई ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यहां तक क्लियर है? पक्का? सर इसके बाद क्या किया? फाइनेंस चार्ज निकाला. फाइनेंस चार्ज के लिए अपने को क्या चाहिए रहता है बेटा? LAT, लोन अमोर्टाइजेशन टेबल. लोन अमोर्टाइजेशन टेबल कैसे निकाली? सर ईयर, ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट कितना, IRR और इंस्टॉलमेंट या रीपेमेंट और क्लोजिंग बैलेंस. लास्ट ईयर का क्लोजिंग, इस साल का ओपनिंग. तो क्या किया आपने? असेट मतलब लीज लायबिलिटी जितने पे रिकॉर्ड करी ना उससे आपने ओपनिंग बैलेंस अपना रिकॉर्ड किया. उसके बाद 15% इंटरेस्ट ऐड किया, लेस कर दी 6,25. जो बचा वो आपका क्लोजिंग बैलेंस. इसको फिर यहाँ पे यही ड्रामा किया. याद रखना लास्ट ईयर में आपके पास कुछ भी नहीं बचना चाहिए. अब यहाँ पे 1,25 जो GRV है वो भी यहाँ पे ही लेस हो जाएगी. यस नो? और लास्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है वो हमेशा बैलेंसिंग फिगर लेना. कारण
क्योंकि ये लास्ट ईयर ना कुछ पॉइंट की वजह से ऊपर नीचे हो सकता है, अप्रोक्सीमेशन आएगा, क्योंकि आप 4 डिजिट तक ले रहे हो या 5 डिजिट तक ले रहे हो, कैलकुलेटर पे जो भी आप कैलकुलेशन करोगे उस वजह से ये बैलेंसिंग फिगर हमेशा आना चाहिए। ये लास्ट ईयर का क्लोजिंग, इस साल का ओपनिंग, ये अपने को पता है कितना रीपेमेंट करना है, जो भी आया दैट इज योर बैलेंसिंग फिगर। सर जनरल एंट्री कैसे करना है? ऐसे एग्जाम में मत करना और टेस्ट में भी मत करना, अदरवाइज मार्क्स कितने हो जाएंगे? 0। याद रखना अपने को फाइनेंस चार्ज डेबिट टू लीज लायबिलिटी हर साल की हो जाएगी, ठीक है, और लीज लायबिलिटी टू बैंक हर साल रीपेमेंट इतना हो रहा है और लास्ट ईयर इतना हो रहा है, और एक एंट्री अपन ने यहां कर ली थी, पहली एंट्री डे 1 पे। डन? ओके सर कैलकुलेट कर लेते अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। जितना मैंने इस क्वेश्चन में पिंक से सॉल्व किया वो पूछा ही नहीं था, याद होगा आपको, मैंने ऐसे ही कहा था कि ये मेरी तरफ से गिफ्ट है कि आप समझ लो अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए। तो सर अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम निकालने के लिए किसके पॉइंट ऑफ व्यू में जा रहे हैं अपन? लेसी या लेसर? सर लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू में जा रहे हैं, और जब हम लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू में जा रहे हैं तो हम यहाँ पे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट के डिफरेंस को निकालते हैं। सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कैसे आ जाएगा? सर बिना कंसीडरिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो मुझे बताओ 4 साल तक अपन ने लीज रेंट पे किया, प्लस लास्ट ईयर 1.25 का जीआरवी, टोटल कितना होगा? 26, और 4th ईयर पे यूजीआरबी भी निकाल लोगे 25, तो ये आपका क्या हो गया? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। डिस्काउंटिंग फैक्टर आपको गिवन है, इनका टोटल करके निकाल लो तो क्या आ जाएगा? नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट ये हो गया आपका, और ये हो गया ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, दोनों का डिफरेंस अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। उसने पूछा इंपैक्ट बताओ स्टेटमेंट ऑफ पीआरएल पे, तो मुझे बताओ फाइनेंस चार्जेस आ जाएंगे आपके फर्स्ट ईयर में कितने आएंगे? 278,377 अपन ने फर्स्ट ईयर का। अगर सेकेंड ईयर का पूछता तो, थर्ड ईयर का तो, और 4th ईयर का तो फाइनेंस चार्ज स्टेटमेंट ऑफ पीआरएल में आएंगे। और एक्सट्रैक्ट में बताना, देखो इंपैक्ट ऑन स्टेटमेंट ऑफ पीआरएल, एक्सपेंसेस वाली हेडिंग में जाओगे, वहां पे फाइनेंस चार्ज में फर्स्ट ईयर का लिख दोगे। सेकंड का पूछता तो सेकंड का लिख देते। ओके सर बैलेंस शीट कैसे आएगा? बैलेंस शीट में आएगा एक तो आपका करंट लायबिलिटी जो इस साल आपको पे करना है, कितना पे करना था? 625, और बाकी जो आपका क्लोजिंग बैलेंस आता वो नॉन करंट में आ जाता। और राइट ऑफ यूज ऑफ असेट कितने पे आ रहा है? 150। ये कहां पे दिया था सर? ये लोन अमोर्टाइजेशन में पहले साल का क्लोजिंग बैलेंस है ना, ये आपका राइट ऑफ यूज ऑफ असेट, दैट इज कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट ऑन लीज, इसका वैल्यू है। ये आपका कहां दिखेगा? पीपीई में राइट ऑफ यूज ऑफ असेट, समझे? देखो करंट लायबिलिटी आपकी कितनी आ गई? नॉन करंट लायबिलिटी के नीचे करंट लायबिलिटी, इस साल इतना पे कर रहे हो, और असेट नॉन करंट असेट राइट ऑफ यूज ऑफ असेट। इज दैट क्लियर? पक्का? ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया। दूसरा क्वेश्चन अपन ने किया था, अपने को ये चेक करना था कि भाई फाइनेंस लीज है या नहीं। तो अब फाइनेंस लीज है कि नहीं, उसके लिए मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था यहाँ पे कि मान लो उसका फेयर वैल्यू 7 lakhs है, लो लीज टर्म आपका 3 साल है, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिस्काउंटिंग फैक्टर एट 10% अपने को गिवन है कि आईआरआर कितना है? 10%, और थर्ड ईयर पे डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना है गिवन है क्वेश्चन में। प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर फॉर 3 years मतलब 2.4868, ये आपको क्या दिया है? टोटल 3 साल का दिया है, और थर्ड ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर और एन्युटी फैक्टर दोनों गिवन है। यूजीआरबी और आईआरआर, वो क्या बोल रहे हैं? चेक वेदर द एवर मेंशन्ड लीज इज फाइनेंस लीज और नॉट। तो सबसे पहले अपने को अगर चेक करना है तो हम क्या करेंगे? सिंस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट्स प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूजीआरबी इज इक्वल टू फेयर वैल्यू। ये कब होती है? याद है इंटरेस्ट रेट वाला अपन ने इक्वेशन देखा था, कहां पे देखा था सर? यहां पे, ये वाला। द रेट, कौन सी रेट पे? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूजीआरबी इज इक्वल टू फेयर वैल्यू। तो हम वही इक्वेशन यूज करके हम चेक कर लेंगे, और चेक करने के लिए क्या क्राइटेरिया कि 90% प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट या उससे ज्यादा है तो एफएल, अदरवाइज ओएल। कैसे किया सर? इसको हम थोड़ा सा और ओपन करेंगे, तो लीज रेंट इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर प्लस जीआरबी इंटू डिस्काउंटिंग फैक्टर, क्योंकि जीआरबी तो लास्ट ईयर में दी जाएगी ना, थर्ड ईयर में, और यूजीआरबी इंटू डिस्काउंटिंग फैक्टर बिकॉज ये भी लास्ट ईयर में ही दिया जाएगा। लीज रेंट हर साल पे करे जाएंगे तो एन्युटी फैक्टर यूज होगा। अब ये सारी एन्युटी फैक्टर कब यूज होगा, डिस्काउंटिंग फैक्टर कब यूज होगा, ये आपने एफएम में पढ़ा है ना, मैथ्स में भी पढ़ा है। लीज रेंटल अपने को पता है क्या क्वेश्चन में? नहीं, लेकिन अपने को ये पता है। प्लस जीआरवी गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो अपन क्या मानेंगे? 0, बट यूजीआरवी गिवन है
चलो ये कितना आ गया 7 लाख। 7 लाख क्वेश्चन में गिवन रहेगा हमेशा। लीज रेंटल निकालना है प्लस दिस, इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा लीज रेंटल आपका कितना आया 258। नाउ टू चेक whether this lease is finance lease or not, we will see present value of minimum lease payment 258,827। ये तो एक साल का लीज रेंट है, अपने को कितने साल का चाहिए, सारे ईयर्स का। तो इसको अपन प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर से इनटू करेंगे और इसका टोटल लीज पेमेंट निकाल लेंगे और इसको कंपेयर कर देंगे फेयर वैल्यू से। अब ये कितना आ रहा था, अगर ये 90% मतलब मोर देन 90% है तो ये क्या हो जाएगा फाइनेंशियल लीज, अदरवाइज ऑपरेटिंग लीज। इसके बाद बाकी तो ठीक है क्वेश्चन। इसके बाद आता है अपना कि व्हाट इज ऑपरेटिंग लीज। सर ऑपरेटिंग लीज क्या होता है, ऐसी लीज जो क्या है फाइनेंस लीज नहीं है। इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि डेप्रिसिएशन चार्ज बाई लेसर, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे अपन फोकस कर रहे हैं। डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज बाई लेसर। याद रखना लेसी डज नॉट हैव कंट्रोल ओवर द असेट बट द कंट्रोल लाइज विद द लेसर। Leased asset will be disclosed as PPE by lessor and lessee will not show any asset or liability in its book. Why? Because ownership transfer नहीं हो रही ना लीज टर्म के बाद, याद है। और इसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करते हैं सर, हम यहाँ पे लीज रेंटर्स को इक्वेट कर देते हैं। इक्वेट कर देते हैं या तो SLM के बेसिस पे या फिर रेशियो ऑफ आउटपुट के बेसिस पे। लीज रेंटल्स शुड बी इक्वलाइज। इक्वलाइज करने के लिए अपन क्या करते हैं, लीज इक्वलाइजेशन अकाउंट ओपन करते हैं, एक डमी अकाउंट ओपन करते हैं। सर एग्जांपल मैंने क्या दिया था, लीज रेंटल मान लो आपका 30 40 50 3 साल के लिए, लीज पीरियड कितना है 3 साल, और कोई भी रेशियो ऑफ आउटपुट अगर आपको नहीं गिवन है तो आप क्या करोगे, एवरेज लीज रेंट निकाल लोगे फॉर द पर्पज ऑफ व्हाट, इक्वलाइजेशन। तो आपने क्या किया 30,000 प्लस 40,000 प्लस 50,000, इसका सिंपल एवरेज किया 40,000। पहली साल एंट्री क्या कर रही, लीज रेंट। अच्छा ये किसकी बुक्स में एंट्री हो रही, लेसर की बुक्स में एंट्री होगी। लेसी की बुक्स में कोई एंट्री होगी क्या, कभी नहीं होगी। तो लेसर लीज रेंटल अकाउंट डेबिट टू बैंक 40,000 और इसने पे कितना किया 30। तो लीज इक्वलाइजेशन हमेशा बैलेंसिंग फिगर का काम करेगा। सेकेंड ईयर लीज रेंटल टू बैंक 40-40 कोई दिक्कत नहीं, और लास्ट में लीज रेंटल डेबिट टू बैंक 40 इधर 50 इधर, तो यहाँ पे डेबिट साइड डिफरेंस बचेगा वो। आप मुझे एक बात बताओ, तीनों साल लीज पीरियड के एंड में ये चेक कर लेना, लीज पीरियड के एंड में ये जरूर चेक कर लेना लीज इक्वलाइजेशन अकाउंट जो है ना वो 0 हो जाना चाहिए। और देखो यहाँ 0 हो रहा है, क्यों, क्योंकि आपने डमी अकाउंट खोला जस्ट टू इक्वेट इट। और अगर आपको रेशियो ऑफ आउटपुट दिया है तो आप उस रेशियो में यूज करोगे, अदरवाइज सिंपल SLM, सिंपल एवरेज। यहां तक क्लियर, डन। इसके बाद आपको अच्छा हाँ, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल लैंड एंड लीज रेंटल इक्वलाइज शुड बी ट्रांसफर्ड टू लीज इक्वलाइजेशन, जो अपन ने समझ लिया। ये कहां पे दिखेगा बैलेंस शीट में, एज नॉन करेंट असेट्स और नॉन करेंट लायबिलिटी, एज द केस में भी। अगर डेबिट साइड आया तो क्या आएगा असेट, क्रेडिट साइड आया तो लायबिलिटी, सिंपल, क्लियर है। ओके सर लास्ट कंसेप्ट नहीं, सेकंड लास्ट कंसेप्ट इस चैप्टर का सर, एक है सेल्स एंड लीज बैक। सेल्स एंड लीज बैक में क्या हुआ, एक पर्सन ने दूसरी एंटिटी को, मतलब एक एंटिटी ने दूसरी एंटिटी को असेट सेल किया, अब ओनरशिप किसके हाथ पे चली गई, और इसने वापस से इसको लीज बैक कर दिया सेम एसेट। ओ तो मुझे बताओ, इसने सोल्ड किया था एसेट तो कुछ प्रॉफिट बुक किया होगा, और यहां पे इस कंपनी ने वापस इस कंपनी को असेट लीज पर दे दिया। तो कैन आई से दिस इज व्हाट, लीज, सेल्स एंड लीज बैक ट्रांजैक्शन, यस और नो। पहले आपने सेल किया, बाद में लीज कर दिया उसी एसेट को, तो सेल्स एंड लीज बैक का नाम समझ में आया सर, ठीक है। सर ऑब्जेक्टिव क्या है, अवर ऑब्जेक्टिव इज टू लर्न ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। अब कैसे रिकॉर्ड करोगे, सबसे पहले जो कंपनी बड़ी है उसने लीज बैक किया एसेट टू HD, चेक करोगे कि क्या भाई ये फाइनेंशियल लीज है या ऑपरेटिंग लीज है। ये चेक करा, चेक किया सर ये फाइनेंशियल लीज है, तो जितना भी प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल हुआ है वो क्या होगा, अमोर्टाइज होगा। कब तक के लिए, लीज टर्म के लिए। बस इतना ट्रीटमेंट याद रखना है। क्या ट्रीटमेंट याद रखना है सर, सेल्स एंड लीज बैक का ट्रांजैक्शन है, देयर हैज बीन सम प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे निकला होगा, सेल प्राइस लेस कैरिंग अमाउंट, तो प्रॉफिट आया होगा, या फिर लॉस आया होगा अगर कैरिंग अमाउंट ज्यादा होगी, सेल्स प्राइस कम होगी। चेक करो सबसे पहले क्या, कि कौन सी लीज है, फाइनेंशियल या ऑपरेटिंग। फाइनेंशियल है तो फिर जो डिफरेंस अमाउंट आया, जो प्रॉफिट आया या लॉस आया, वो अमोर्टाइज करो, कब तक, लीज टर्म के लिए। अगर ऑपरेटिंग लीज है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स यहां पर एक ड्रामा है,
और ड्रामा समझने के लिए आपको ये टेबल देखनी पड़ेगी। आपको कंपेयर करना है सेल्स प्राइस और फेयर वैल्यू ऑफ द असेट। सेल्स प्राइस को किससे कंपेयर करना है? फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू ऑफ द असेट बराबर है सेल प्राइस की या उससे ज्यादा है, तो फिर जो भी प्रॉफिट और लॉस है वो उसको इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर लो इन केस ऑफ व्हाट? ऑपरेटिंग लीज। लेकिन सेल्स प्राइस ज्यादा है और फेयर वैल्यू कम है, तो सबसे पहले आप सेल्स प्राइस और कैरिंग अमाउंट का डिफरेंस देखो, उसको इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर लो। कहां पे? पीआरएल में। और बाकी जो फेयर वैल्यू और सेल प्राइस का है उसको अमोर्टाइज कर दो। बस इतना ड्रामा है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि भाई मान लो कैरिंग अमाउंट 30 है, फेयर वैल्यू कितनी है? 50, लीज कौन सी है? ऑपरेटिंग है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा कौन सी लीज है। सेल्स प्राइस 45 है, तो मुझे एक बात बताओ, अगर आपकी ऑपरेटिंग लीज है, सेल प्राइस कितनी है? 45, कंपेयर करो सबसे पहले सेल प्राइस और फेयर वैल्यू, कौन ज्यादा है? फेयर वैल्यू। तो जो भी है डिफरेंस वो कहां जाएगा? इमीडिएटली रिकॉग्नाइज हो जाएगा पीआरएल में। सर दूसरे केस में सेल प्राइस ज्यादा है फेयर वैल्यू से, तो सबसे पहले प्रॉफिट देखो कितना हुआ? 32। अब जो फेयर वैल्यू और कैरिंग अमाउंट का डिफरेंस है उसे इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर दो, और जो सेल्स और फेयर वैल्यू का डिफरेंस है उसे अमोर्टाइज कर दो। बस इतनी सी बात ये करता है कौन? सेल्स एंड लीजबैक वाला। इसी के साथ हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 पूरा समाप्त हुआ, जो हमने पूरा पढ़ा था। अराउंड 30 मिनट्स में हमने ये पूरा रिवाइज कर लिया। आई होप आपको ये पूरा यूजफुल लगा होगा इतने शॉर्ट कंटेंट में। डन? ओके, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 20